नमस्कार, इंडिया टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। रात के 9 बज गए हैं। इस वक्त शुरुआत करते हैं क्यों ऐसा हुआ कि पहलवानों को एक बार फिर से देश का जो गौरव बढ़ाने वाले पहलवान हैं, जिन्होंने कई सारे खेलों में भारत के लिए पदक जीते हैं, उन्हें क्यों एक बार फिर से इस भरी गर्मी में जंतर मंतर पर उतर कर आना पड़ा। भारतीय कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच में एक बार फिर से ठन गई है। पहलवानों ने फिर कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 7 महिला पहलवानों ने कनॉट प्लेस थाने में जाकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस पर केस दर्ज नहीं किया, यानी कि एफआईआर में कन्वर्ट नहीं करा गया। इसके बाद जंतर मंतर पर पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो यहां से नहीं हिलेंगे। ओलंपिक मेडल विजेता साक्षी मलिक ने कहा कि शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। पहले लगाए गए आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, लेकिन अभी तक उस कमेटी की रिपोर्ट क्या है इसका कुछ बताया नहीं गया है। साथ ही साथ पहलवानों ने यह भी कहा कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं होते, हम डटे रहेंगे। चलिए कुछ और आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि धरने पर क्यों पहलवान बैठे हुए। दिल्ली के जंतर मंतर पर नामी पहलवान इस वक्त बैठे हुए हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। 7 महिला पहलवानों ने, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है। एफआईआर होना अभी बाकी है। यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर। इसमें से एक शिकायतकर्ता नाबालिग भी है। साथ ही साथ आरोपों की जांच के लिए जो 2 कमेटी बनी थी, उसने 2 महीने बाद भी अपनी रिपोर्ट ना तो सामने रखी है, ना पहलवानों को बताया है, ना जनता के सामने रखी गई है। रिपोर्ट ना आने से भी नाराज हैं पहलवान। 18 जनवरी 2023 को यह मामला पूरा सामने आया था। तब कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। पहलवानों को गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया था। बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उन पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया गया था। लेकिन ये सब उसके बाद ये भी कहा गया कि पहलवान जो हैं वो घायल हो जाते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। इसके जवाब में उन्होंने ये बात कही, कुश्ती संघ निजी जीवन में दखल देता है, ये भी पहलवानों ने कहा, परेशान करता है पहलवानों को, और अध्यक्ष ने मुझे खोटा सिक्का तक बोल दिया, ये विनेश फोगाट ने कहा, जो कि कई सारे मेडल जीत चुकी हैं। इस पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर और भी चर्चा करेंगे। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से नाराज महिला पहलवान एक बार फिर जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो यहां से नहीं हटेंगे। जंतर मंतर पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता हैं, जो मीडिया से बात करते हुए रो पड़े। हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। देखिए, जब फेडरेशन पूरा नेशनल भी करवा रहा है, सारी चीज़ें वो रन कर रहा है, खुद उनका ऑफिस खुल रहा है, तो खिलाड़ियों की बात सुनी जा रही है। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, तो इसका मतलब हम झूठे बैठे थे यहाँ पे। अभी एफआईआर केस के लिए हमने कंप्लेंट डाल दी है। एफआईआर हो जाएगी तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई खिलाड़ी झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। पहले बोल रहे थे कि आप एफआईआर नहीं कर रहे, अभी खिलाड़ियों ने एफआईआर के लिए भी 7 लड़कियों ने जब एफआईआर कर दी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इससे पहले 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शारीरिक शोषण की शिकायत की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया है। दिल्ली महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इससे पहले ये पहलवान जनवरी में भी इन्हीं आरोपों के साथ जंतर मंतर पर 3 दिन तक धरने पर बैठे थे। उसके बाद खेल मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने इन खिलाड़ियों के बयान भी लिए, लेकिन इन खिलाड़ियों का आरोप है कि 3 महीने हो गए हैं, ना तो कमेटी की रिपोर्ट आई है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। आप जो धरने पर बैठे हैं यहाँ पर, कब तक धरने पर बैठेंगे और क्या कुछ आपकी मांगे हैं?
इधर ही बैठे हैं जी हम। रात को भी, दिन में भी, दोपहर में भी इधर ही बैठे हैं। अच्छा, क्या मांग क्या है आपकी? यहाँ पर क्यों बैठ रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? FIR दर्ज होनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ब्रजभूषण पे। अच्छा, जो कमेटी बनी है उसमें आपके परिवार से भी बबीता फोगाट हैं, PT ऊषा हैं, क्या उनसे आपकी बात हुई है? कुछ बताया कि वो कमेटी क्या कर रही है? किसी से कोई बातचीत नहीं है जी हमारी। अच्छा, और खेल मंत्रालय से कोई जानकारी आपको मिली है? कोई जानकारी नहीं है जी हमें। अच्छा, तो यहाँ कब तक बैठे रहेंगे आप? बैठे हैं जी जब तक यहाँ नहीं मिलता। अच्छा, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष महिला पहलवानों के इन आरोपों को पहले ही खारिज कर चुके हैं। उनका कहना था कि उन्होंने पहलवानों के चयन प्रक्रिया में बदलाव किया है जिससे नए पहलवानों को मौका मिल सके। इसी के चलते कई पहलवान नाराज हैं। महिला पहलवानों के आरोपों को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पहले ही खारिज कर चुके हैं, लेकिन अब ये मामला जंतर मंतर से होते हुए दिल्ली पुलिस के पास पहुंच गया है। अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है ये देखना होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। अब इसी पर, जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह पर 7 कंप्लेंट हुई पर FIR दर्ज नहीं हुई, कांग्रेस नेता BV श्रीनिवास ने एक ट्वीट करा और ट्वीट करके तंज कसा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिनों में असम के मुख्यमंत्री के इशारे पर मुझ पर कर्नाटक में प्रचार की रोक लगाने के लिए फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन देश के ओलंपियन महीनों से बीजेपी सांसद पर उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। कहां है FIR? कहां है बीजेपी मंत्री और एजेंट संस्थाएं? आपको बता दें कि BV श्रीनिवास के ऊपर कांग्रेस की ही एक युवा कांग्रेस की एक असम की अध्यक्ष है, उन्होंने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। अब उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई। असम की पुलिस आनंद फानन में FIR दर्ज कराते ही कर्नाटक पहुंच गई, कहा कि जरा 5 तारीख को पहुंच जाइए हमारे पास, आपसे पूछताछ करने। तो कांग्रेस अब ये सवाल उठा रही है कि जब BV श्रीनिवास के ऊपर इतनी तेजी से कार्रवाई कर सकते हैं तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्यों बचाया जा रहा है? आजकल लोग, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात करते हैं। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी देश की वित्त मंत्री ने की, क्योंकि हम सब जानते हैं आजकल फैशन इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, उसमें एक बड़ा जो एक शब्द अब नया जुड़ गया है वो है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का। जी, वो आपको बताते हैं कि पैसे पर आपको कैसे, आपके पैसे का ध्यान रखना चाहिए, क्या ज्ञान उसमें आपको देना चाहिए, कहां लगाना चाहिए, कहां से निकाल लेना चाहिए। कई ऐसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके दर्शकों की संख्या, चाहने वालों की संख्या लाखों में है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अपनी जो उनकी राय होती है उस पर पैसे का निवेश करना चाहिए? इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। At this stage, I'm not having any proposal before me for regulating them. But yes, a word of caution is important. If there are 3 or 4 people giving us very objective, good advice, there are 7 others out of 10 who are probably driven by some other considerations. There are also apps which are coming out and reaching out to people saying, we can do this, we can do that, your money will fetch you this much, many of whom are Ponzi. तो निर्मला सीतारमण कह रही थी कि देखिए 10 में से 7 ऐसे होते हैं जो आपको गुमराह करने वाली जानकारी दे सकते हैं, 3 लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको बढ़िया जानकारी भी दे सकते हैं। तो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, समझते हैं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से ही कि वित्त मंत्री के बयान का वो क्या मतलब निकाल रहे हैं। हमारे साथ अनुष्का राठौर जुड़ रही हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं, श्रेया कपूर है, ये भी एक जानी मानी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं, और नेहा नागर हैं, ये भी फाइनेंस के बारे में लोगों को सलाह देते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया NDTV पर बात करने के लिए। मैं नेहा आपसे ही शुरू करता हूं। वित्त मंत्री ने कहा 10 में से 7 ऐसे होते हैं जिनकी बातों पर यकीन नहीं कर सकता। 3 महिलाएं हैं मेरे पास, तो आप 10 में से 7 वालों में आते हैं या बाकी 3 वालों में? कोशिश रहती है कि 3 में ही आए हम, और आई होप 3 में ही हो। बट देखिए अंकित, ऐसा है कि आज के टाइम पर हम कोई भी डिसीजन ले रहे हो, फिर चाहे वो फाइनेंसेस के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, सभी एक ना एक बार सोशल मीडिया पर भी जरूर जाके चेक करते हैं कि हमें कौन सा फर्नीचर, कौन से कपड़े, या जितने भी हमारे बाइंग डिसीजन है वो सारे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं सोशल मीडिया से। अब अगर
फैशन है या ब्यूटी है तो वहां तक ठीक है शायद, क्योंकि अगर उनको रॉन्ग एडवाइस दे दी जाएगी तो उनका इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन 2 कैटेगरी ऐसी है जहां पर अगर उन्हें रॉन्ग एडवाइस दे दी गई, या उन जिस इन्फ्लुएंसर ने किसी प्रोडक्ट का बहुत अच्छे से तारीफ करके उसको बताया और वो ऐसा नहीं निकला, तो उनको बड़ा लॉस हो सकता है। तो हेल्थ और फाइनेंस ऐसी 2 कैटेगरी है जो बहुत ही क्रूशियल होती है हर किसी के लिए, हेल्थ भी और मनी भी। बट अब हेल्थ के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस लेके आ चुकी है, जैसे कि अपनी क्वालिफिकेशन दिखानी है आपको, हाँ। वो डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको 10 लाख तक की पेनल्टी भी हो सकती है और आपका अकाउंट भी बैन करा दिया जा सकता है। लेकिन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को लेकर पर्टिकुलरली ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया है अभी तक। सेबी की गाइडलाइन आई है कि हमें डिस्क्लोज करना है, हमारी कंज्यूमर अफेयर की गाइडलाइंस आई है कि हमें डिस्क्लोज करना है अगर हम कुछ पेड एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि नहीं। बट सेबी की तरफ से एज सच कोई गाइडलाइन नहीं है, बट आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंस जब 2020 की बात कर रहे हैं हम, जब आधे से ज्यादा जो हमारे नंबर्स है डीमेट अकाउंट के, वो 2020 के बाद ही ओपन हुए हैं। ठीक है। जैसे जीरोधा एक नाम की कंपनी है जिसके 7 सालों में 4 लाख डीमेट अकाउंट होल्डर्स थे, लेकिन 2021 में ही 1 महीने में ही अक्टूबर में ही 4 लाख डीमेट अकाउंट ओपन हुए थे। तो इतनी तेजी से जब रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इवन म्यूचुअल फंड की बात करें तो AUM भी 5 साल में कि कितने लोगों ने कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है लोगों ने, वो अमाउंट भी 5 साल में डबल हो गया। ये जो आपने बात कही, निर्मला सीतारमण जी ने भी आज ये कहा कि अभी हमारे पास कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है कि इनके ऊपर कुछ गाइडलाइन लेके आई जाए। अनुष्का राठौड़, तो मैं आपसे ये सवाल समझना चाहता हूं कि क्या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर होने के लिए भी आपका कुछ बैकग्राउंड फाइनेंस का होना चाहिए, कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? लोग आपकी बात पर यकीन क्यों करें? थोड़े क्वालिफिकेशंस तो होने चाहिए, जैसे या तो आपने कुछ टैक्सेशन की पढ़ाई की हो या फिर आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हो, तो ये जो फाइनेंस का नॉलेज है वो तो जरूरी है। बट फाइनेंस एक ऐसी फील्ड है ना कि सिर्फ आपको पढ़ के नहीं आता, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, आपने उस इंडस्ट्री में काम किया हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट ये है कि एक बार अगर आपने वो चीज पढ़ ली, अब ऐसा नहीं है कि हर जन जो सीए पढ़ता है उसको सारी चीजें पता हो, उसको पर्सनल फाइनेंस के बारे में सब चीज पता हो, वो जो स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं वो सब एग्जैक्टली करेक्ट हो जस्ट बिकॉज वो सीए हो, या जस्ट बिकॉज उन्होंने कोई टैक्सेशन में डिग्री कर रखी है, जस्ट बिकॉज वो MBA हो। तो ये सारी चीजें, अब फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो बहुत पर्सनल, फाइनेंस स्पेसिफिकली बहुत पर्सनल होती है। ये तुम जो भी तुम्हारा क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, उससे जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं हो सकता, वो बहुत सब्जेक्टिव चीज है। तो अगर क्वालिफिकेशंस है वो एक एज अ चेक अच्छी बात है, बट उससे जो प्रॉब्लम्स है एग्जिस्टिंग वो सॉल्व नहीं हो जाएगी। श्रेया, लेकिन जैसे ये बात ये हो रही है कि वित्त मंत्री ने भी कहा कि 7 ऐसे होते हैं जो डूबियस एडवाइस या मिसलीडिंग एडवाइस आपको दे सकते हैं। तो अगर मैं इस पूरे खेल में नया हूं, मैं अभी अभी इंटरनेट पर आया हूं और मैं आप तीनों को नहीं जानता, मैं अभी ढूंढ रहा हूं कि मैं किसकी एडवाइस लूं, तो किन बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी, तो अगर आप किसी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना चाहते हैं, कुछ लिटमस टेस्ट है जो आपको देखने चाहिए। जैसे नंबर 1, अगर उनका कोई क्वालिफिकेशन है या नहीं, बेयर मिनिमम भी, बट जरूरी है कि हो। नंबर 2, कि वो कितने टाइम से कंटेंट बना रहे हैं। अगर वो पिछले 1-2 महीने से ही कंटेंट बना रहे हैं तो शायद उनको नहीं पता कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बट अगर वो कंटेंट पिछले 1 या 2 साल से बना रहे हैं तो शायद वो समझते हैं कि किन चीजों पे वो बात कर सकते हैं और किन चीजों पे बात नहीं कर सकते। तो एक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लिटमस टेस्ट है। उसके अलावा क्या वो कंटेंट क्रिएटर या क्या वो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर अपनी ऑडियंस के क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहा है कमेंट सेक्शन में। तो अगर आप किसी भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर की वीडियोस खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑडियंस बहुत ही एक्टिवली क्वेश्चंस पूछ रही है उस प्रोडक्ट के बारे में या फिर उस इंफॉर्मेशन के बारे में। अगर वो एक इन्फ्लुएंसर इतना एफर्ट कर पा रहा है कि वो सारे कमेंट्स को आंसर कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन दे पा रहा है और सारे काउंटर क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहा है, आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटमस टेस्ट है कि हाँ, शायद इस फाइनेंस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने से मुझे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जरूरी बातें कह रही हैं आप, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। पर नेहा, विश्वसनीय फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बनने के लिए क्या करना होता है? क्या ऐसी बातों का आप ध्यान रखती हैं जब आप लोगों को कहें कि आपकी बात सुनकर वो अपना पैसा कहीं लगा दें या कहीं से निकाल लें, तो आप खास तौर पर किन बातों का ध्यान रखती हैं? देखिए, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर होने के नाते मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं एडवाइस कम से कम दूं, लेकिन जितना भी कंटेंट होता है कहीं ना कहीं डायरेक्टली उसमें हम एडवाइस ही कर रहे होते हैं।
तो मैं इतना ख्याल रखती हूँ कि जो प्रोडक्ट मैं एंडोर्स कर रही हूँ वो मैं खुद यूज करके देखूँ एटलीस्ट फॉर अ वीक और अ मंथ, एंड देन मैं उस ब्रांड को हाँ कहूँ। एंड इस प्रोसेस में 2-3 महीने का टाइम लग ही जाता है कोई भी डील क्लोज होने के लिए, एंड देन फिर उसको डिस्क्लोज भी करना कि हाँ ये पेड पार्टनरशिप है। एंड ऑल्सो मैं अपनी ऑडियंस को एजुकेट भी करना चाहती हूँ कि एज किसी भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर को एज एन इन्फ्लुएंसर ना देख के सिर्फ कंटेंट क्रिएटर ही देखे कि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि हाँ दिस इज बेटर, एफडी इज नॉट बेटर एट दिस टाइम, या किस टाइम पे एफडी बेटर है। ये सारे वो कंटेंट जरूर बना रहे हैं पॉजिटिव में नेगेटिव में, बट आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेन करनी है। देन अपने पर्सनल फाइनेंस के अकॉर्डिंग आपके जो पर्सनल फाइनेंस की सिचुएशन है, जो फाइनेंशियल गोल्स है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उन सब के अकॉर्डिंग उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो इवेंचुअली हमारे हाथ में एज एन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर भी बहुत कुछ है, हमें भी बहुत चीजें चेक करनी है, बट सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं करते होंगे, इसीलिए ज्यादा जरूरत है कि जनता जागरूक हो। अपार्ट फ्रॉम जनता ऑल्सो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे नाम से ना फेक टेलीग्राम चैनल था एक, तो उस पर मेरा जो ओरिजिनल चैनल था उससे ज्यादा फॉलोअर्स थे, बट उसको बंद कराने में मैं साइबर सेल गई, मैंने काफी अच्छे लेवल पर साइबर सेल में ही बात की, लेकिन उसको बंद कराने में भी 3 से 6 महीने का टाइम लग गया। तो गवर्नमेंट को भी ज्यादा जरूरत है कि ये जो पॉन्जी एप्स है या जो पॉन्जी स्कीम्स है या टेलीग्राम चैनल है, इन पे स्ट्रिक्ट हो, तुरंत एक्शन हो। हाँ। और हम कंज्यूमर्स के पास भी ना कुछ रिसोर्सेज होना चाहिए कि तुरंत के तुरंत हम कंप्लेन कर दे, ईमेल फ्लैग करें तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, उस पर ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, बहुत जरूरी बात है श्रेया। लेकिन देखिए, जैसे आप हेल्थ की इससे पहले नेहा बात कर रही थी कि उसके लिए गाइडलाइंस आ गई हैं। हेल्थ और वेल्थ यानी कि हेल्थ के साथ साथ पैसा जो होता है वो सबके लिए एक एडवाइस, वन शू साइज डजंट फिट ऑल वाली सिचुएशन होती है। आप अगर किसी को बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए तो जरूरी नहीं है कि उसके सर्कमस्टांसेस वही हो, उसका बैकग्राउंड वही हो और वो स्कीम किसी व्यक्ति के लिए काम करे। तो क्या इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जेनेरिक बात क्या हो रही है और आपको अपने हिसाब से टेलर मेड के लिए या कुछ स्पेसिफिक के लिए थोड़ी और रिसर्च करके सीधे सवाल पूछकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल। तो जैसे नेहा ने बोला कि जो कंटेंट आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो कंटेंट जो इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट डाल रहे हैं वो इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन फाइनेंस की अवेलेबल है ऑलरेडी इंटरनेट पे, उसको सिंप्लीफाई किया जाए फॉर पीपल जिनको कोई भी फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है। तो बस फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स एक मीडियम है उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन इवन दो वो अपने आप में सही है, हो सकता है आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस के लिए वो सही ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम शायद ये बोल दे कि अच्छा इंडेक्स फंड बहुत अच्छा है फॉर समवन जिसको इक्विटी मार्केट में स्टार्ट करना है। ये एक बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट है, बट अगर किसी के पास वो रिस्क एपेटाइट ही नहीं है या वो टाइम होराइजन ही नहीं है, शायद वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए पर्टिकुलरली गलत साबित हो। हाँ। इसलिए उस इन्फॉर्मेशन को जो भी आप देख रहे हैं उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ले कि एक तो नंबर 1 क्या ये रिसर्च सही है, तो इसलिए चेक करें कि क्या उसके क्या क्या सोर्सेज फाइनेंस इन्फ्लुएंसर ने ऑलरेडी मेंशन करे हैं। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कैप्शन लिखा है तो उसे पढ़े, उसमें क्या सोर्सेज मेंशन्ड है उससे जाके रीचेक करें, नंबर 1। और नंबर 2 ये देखें कि क्या वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए पर्सनली फिट बैठ रही है या नहीं। हाँ, तो मतलब ये बिल्कुल वो वाला नहीं है कि सुबह आपने अपना राशिफल देखा और कहा कि आज सारे पाइसियन और सारे एरीज के दिन ऐसे होने वाला है, वो होगा नहीं। आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। अनुष्का, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर होने के नाते, जैसे अभी वित्त मंत्री ने कहा कि हम कोई गाइडलाइन ला नहीं रहे, लेकिन आपको लगता है कि क्या आपका भी जो सेक्टर है, मार्केट है, उसको रेगुलराइज करने की आवश्यकता है? डेफिनेटली, क्योंकि देखिए अब आज हम फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है जिनने गलत वीडियोस बनाई है या जिनने कुछ स्कैम्स किए हैं या जिनने पैसे लेके कुछ स्टॉक्स को प्रमोट किया है। अब अगर रेगुलेशंस इन प्लेस होते जिसमें जो भी कंटेंट जा रहा है उसके कुछ गाइडलाइंस है और अगर आप वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो आपको कोई फाइन भरना है या आपका अकाउंट टेक डाउन कर दिया जाएगा, अगर वो गाइडलाइंस होते तो शायद आज ये डिस्कशन की बात आती ही नहीं, तो शायद आज वो जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो बाहर जाता ही नहीं। तो अगर
रेगुलेशंस है तो हमें भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कोई ग्रे एरिया नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट चीजें होगी तो हमारे लिए भी फॉलो करना इजी है। हम भी आखिर में यही चाहते हैं कि जो एंड कंज्यूमर है हमारे कंटेंट का, उनके हित में डिसीजंस हो और उनके हित में सारी चीजें हो। तो अगर गवर्नमेंट भी वही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, तो रेगुलेशंस हो तो इजी हो जाता है फॉलो करने में। ये शायद सरकार को ये बड़े महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं तीनों जिनसे हम बात कर रहे थे, उनकी बात पर ध्यान जरूर देना चाहिए। आप तीनों ने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर्सनल एडवाइस के लिए मैं शो के बाद आप लोगों से मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलते हैं मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से, जहां पर चीते लाए गए थे देश के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको वहां पर छोड़ा भी था। एक और चीते की मौत हो गई है। उदय नाम के इस चीते की मौत हुई है। दक्षिण अफ्रीका से आए हुए ये चीता था। उदय आज सुबह से बीमार लग रहा था और उसके बाद शाम को उसकी मौत हो गई। कूनो में अब 20 में से सिर्फ 18 चीते बचे हैं। इस पर लेकर भी कई जो पर्यावरणविद हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि शायद कूनो में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस वक्त चीते हैं। वो भी एक बड़ा चैलेंज है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, बुरी खबर है, एक और चीते की मौत हुई है, क्या कारण बताए जा रहे हैं अभी? देखिए, असली कारणों का पता तो पोस्टमार्टम के बाद ही चल पाएगा। अभी जो पीसीसीएफ है जयेश चौहान, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि रोज सुबह एक बार दिन में जब चीते की मॉनिटरिंग होती है तो उदय थोड़ा सुस्त दिख रहा था और इसीलिए उसको ट्रैंकुलाइज करके वो गर्दन झुकाकर बैठा हुआ था, तो ट्रैंकुलाइज करके उसको डॉक्टरों ने कोशिश की कि उसको देखा जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश 4 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई। महीने भर में साशा के बाद ये दूसरा चीता है। साशा नामीबिया से आई थी, ये दक्षिण अफ्रीका से आया था और इसकी भी मौत हो गई है। बहुत दुखद है पूरे चीता प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक सुखद खबर ये भी आई थी कि 4 नन्हे शावकों ने जन्म लिया है। साशा के बारे में तो पता था कि चूंकि उसको किडनी की बीमारियां पहले से थी, लेकिन उदय के बारे में ऐसी कोई उसकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी जिसकी वजह से ये पता लग पाए कि क्यों उसकी मौत हुई है। साशा जब बीमार थी तब भी हमने ये खबर बताई थी और उसके 5-6 महीने बाद, क्योंकि डॉक्टरों ने तभी आशंका जाहिर की थी क्योंकि किडनी से की समस्याओं से ग्रस्त थी साशा, लेकिन उदय के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं लगा है। तो जो भी अधिकारी हैं वो अभी यही कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में वो और बता पाएंगे कि मौत की वजह क्या रही उदय के। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए, सब जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक और चीते की मौत है और उसकी जानकारी अभी और आनी बची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, जरूरी खबर है। पुंछ हमले, जो आतंकवादी हमला हुआ था, उससे जुड़ी हुई कि जो दोषी हैं उसका अब तक पता नहीं चल पाया है। हमले में स्टील बुलेट का इस्तेमाल किया गया था ताकि बख्तरबंद ढाल को भी भेज सके। यह भी बताया जा रहा है कि ग्रेनेड फेंकने से पहले एक स्नाइपर ने से निशाना, कम से कम एक स्नाइपर जरूर था वहां पर निशाना बनाने की खबर बताई जा रही है। स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत जरूरी अहम खबरें इस वक्त आ रही हैं। ये भी बताया गया है कि जो आतंकवादियों ने जिस तरीके की ये हमला करी, उसके बाद आसपास के जंगलों में उनका भागने का अंदेशा लगाया जा रहा है। आतंकवादी हमले की जांच एनआईए और एसएसजी की टीमें कर रही हैं। घने जंगलों में आतंकवादियों की तलाश के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। मेरे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, काफी अहम जानकारी आपके हाथ लगी है, लेकिन ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि अभी तक कुछ खास सुराग नहीं मिल पाए हैं कि हमलावर कौन थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 4 दिन बीत चुके हैं और हमारे 5 जवानों की शहादत के जो जिम्मेदार गुनहगार हैं उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह घटना हुई है वहां सेना की एक नहीं बल्कि कितनी तादाद में सेना वहां पर तैनात है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस, उसके बारे में कहना फिलहाल मुश्किल है। यानी पूरा इलाका सेना के घिरा हुआ है। वहां ब्रिगेड है, सेक्टर है, बहुत बड़ी तादाद में सेना के आला अफसर है, वहां पर बकायदा मूवमेंट होती रहती और वहां इस तरह की घटना को अंजाम देना आतंकियों के लिए एक बड़ी बात है। आपको बता दें कि जो जगह है बिम्बर गली से जो सुरन कोट की आप तरफ जाते हैं तो 10 किलोमीटर आगे जब बढ़ते हैं तो वहां भाटा दुरिया का जंगल पड़ता है। करीब 12 से 13 किलोमीटर का इलाका है और वो कुछ इस तरह का इलाका है कि 2021 में भी यहां सेना ने ऑपरेशन चलाया था, लेकिन कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी थी। अब ऐसा लग रहा है कि यहां भी जो ऑपरेशन सर्वविनाश की तरह जो 2003 में हुआ था आतंकियों के खिलाफ,
कुछ वैसा बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत है। यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ आतंकियों के ऐसे हाइडआउट बने हुए हैं, पहाड़ी नाले में ऐसे बड़े हाइडआउट बने हुए हैं जहां घने जंगल है और वहां तक जो है ऑपरेशन करने वाले जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सेना के जवान है, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि वहां पर जाने में खतरा भी कहीं ज्यादा। और जिस तरह की बातें निकल के आ रही है वो एक खतरनाक इशारा करती है कि राजौरी और पुंछ में भी आतंकियों ने अपना एक बड़ा ठिकाना बना लिया है, जिसके बारे में कहा जाता था कि अब यहां से जो आतंकी जो है चले गए हैं या उनका सफाया हो गया है, एक बड़ा खतरे के संकेत है। दूसरी तरफ पीर पंजाल है जो कश्मीर का इलाका है, तो एक कह सकते हैं कि बड़ा खतरे की बात है। और जिस तरह से आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है तो एक बड़े खतरे को इशारा करती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अभी भी सेना का ऑपरेशन जारी है, उम्मीद यही लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द ये आतंकवादी पकड़े जाएं। छोटा सा एक ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी है। अलगाववादी अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और डिब्रूगढ़ भेज दिया गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी अब उसके समर्थक में उतर आई है। एसजीपीसी ने कहा है कि अमृतपाल सिंह और दूसरों पर कार्रवाई गैर जरूरी थी। एसजीपीसी के ने साथ साथ ये भी कहा कि वो अमृतपाल के परिवार को डिब्रूगढ़ ले जाने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगेंगे। एसजीपीसी के सदस्यों ने अमृतपाल के परिवार से भी मुलाकात की। अब इसके लिए अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह जो हैं वो वहां पर उसको डिब्रूगढ़ पहुंचा दिया गया है और डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में उसको लाया गया, वहीं पर उससे पूछताछ की जाएगी। आज सुबह अमृतपाल सिंह को पंजाब के मोगा से गिरफ्तार किया गया। हमारे सहयोगी रत्नदीप डिब्रूगढ़ जेल के बाहर हैं, वहां से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है। अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ के सेंट्रल जेल में लाया गया है। ये मेरे पीछे है डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल। ये बहुत ही हाईली सिक्योर जेल है, उत्तर पूर्व का सबसे पुराना जेल है, जो ब्रिटिश के ज़माने से ये जेल यहाँ पे है। और इस जेल में मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी तैनात किया गया है। 18 मार्च से यहाँ पे अमृतपाल सिंह के सहयोगियों को पहले लाया गया था। 9 सहयोगी यहाँ पे हैं और वो एक स्पेशल सेल में है, मगर अमृतपाल सिंह को एक आइसोलेशन सेल में रखा गया है। उनके जो सहयोगी यहाँ पे हैं उनके साथ नहीं रखा गया है। और उनके आ जाने के पहले इस जेल के अंदर जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। इस जेल के अंदर मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी है, सीसीटीवी कैमरास बहुत लगाए गए हैं और जो स्पेशल ब्रांच है असम पुलिस की वो इन पे निगरानी रखती है। अंदर असम पुलिस के ब्लैक कैट कमांडोज हैं और जो बाहर के पैरामीटर हैं पीछे की तरफ जेल में, वहाँ पे जो सीआरपीएफ है उसकी जो वो पैरामीटर को सिक्योर कर रहा है। और अमृतपाल सिंह को आइसोलेशन सेल पे रखा गया है। और इसी आइसोलेशन सेल में आगे चल के जो खबर हमें लग रही है कि केंद्र सरकार के जो एजेंसीज़ हैं और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो भी अमृतपाल सिंह से पूछताछ करेगी, क्योंकि ये बहुत ही एक संगीन मामला है जहाँ पे उनको एनएसए के तहत बुक किया गया है। एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी है। और इसके साथ अब जो फोकस रहेगा इस इंटरोगेशन का, वो फोकस रहेगा कि उनका प्लान क्या था, वारिस पंजाब डे के का लार्जर प्लान क्या था, उनका मोटिव के ऊपर उनको सवाल किए जाएंगे। उनके सोर्स ऑफ फंडिंग को लेके एक बहुत बड़ी क्वेश्चंस हैं और वो सब के ऊपर उनको पूछताछ की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है जो उनके गिरफ्तारी के पहले और उसके बाद जो खबर और जो इनपुट्स इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है कि उनका एसोसिएशन है पाकिस्तान के हैंडलर्स या फिर दूसरे मुल्क के भी कुछ एजेंसीज के साथ, उसके ऊपर भी उनको पूछताछ की जाएगी। और यहाँ पे ये जो जेल है मेरे पीछे, यहाँ पे इसके पहले हमने देखा पिछले हफ्ते जो उनके जो एसोसिएट्स हैं, जो उनके क्लोज एड्स हैं, 9 लोग हैं, उनके जो लॉयर्स हैं वो आए थे, उनको मिलने दिया गया था। दलजीत कलसी
के परिवार के लोग यहाँ पे आए थे, उनके मिलने दिया गया था। तो आगे चल के अमृतपाल सिंह के परिवार या फिर बाकी लोगों को परिवार को भी एक्सेस देने की बात सुनाई दे रही है। अब कब ये दी जाएगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, मगर पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने आज शाम तक जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा किया है। अमृतपाल सिंह को हैंडओवर करने की वो अभी पूरा हो चुका है। अब वो इसी जेल के अंदर रहेंगे और यहाँ पे ही उनकी पूछताछ की जाएगी। जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पे ही चलेगी। पंजाब पुलिस का जो केस है उनके भी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पे रहेंगे और कैंप करके यहाँ पे पूछताछ करेंगे। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसे मान्यता दिए जाने की याचिका का विरोध जो है वो प्रस्ताव पास किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को अपना अनुरोध भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये सामाजिक धार्मिक असर वाला मुद्दा है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि जो ये काम विधायिका का है और उस पर छोड़ दिया जाना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि देश में 99.9% लोग समलैंगिक विवाह के खिलाफ हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये पूरा बयान सामने आया है। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, दो चीजें पूछना चाहूंगा। सबसे पहले 99.9% लोग समलैंगिक विवाह के खिलाफ हैं, तो बार काउंसिल ने क्या पूरे देश का एक कोई सर्वे कराया है, उसके बाद ये आंकड़ा जारी किया है? और दूसरा, जब केस चल रहा है तो बार काउंसिल का जो अनुरोध है उसके किस तरह से देखा जाए? जी देखिए, बार काउंसिल का ने एक प्रस्ताव पास किया है। देश की जितनी भी बार काउंसिल है स्टेट की, सबको मिलकर उन लोगों ने मीटिंग की थी और ये निष्कर्ष निकाला। हालांकि उसका बहुत ज्यादा असर मुझे नहीं लगता कि इस पर पड़ेगा, क्योंकि बार काउंसिल का मुख्य काम जो है वो देश में जो वकालत का जो वकील खास तौर पर जो बतौर वकील रजिस्टर होते हैं उनके ऊपर और एडवोकेट एक्ट के ऊपर कार्रवाई करना, ये सब तमाम चीजें होती हैं उनके कल्याण के लिए। लेकिन यहाँ पर उनका एक प्रस्ताव उन्होंने पास किया है। उन्होंने कहा है कि 99.99% लोग विरोध में हैं। ये उनका अपना मानना है ऐसा। लेकिन अदालत जो है, अदालत कोई बाध्य नहीं है इसको मानने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई इसकी 3 दिन कर चुका है। चौथे दिन की सुनवाई सोमवार को होनी थी, जो फिलहाल नहीं हो रही है। तो यहाँ पर उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया है, वो भेजा है। उस पर सुप्रीम कोर्ट कितना गौर करेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर जितनी दलीलें वो दे रहे हैं ये सब दलीलें केंद्र सरकार की तरफ से भी दी गई हैं। तो एक तरीके से वो उनका जो रिजोल्यूशन है वो उनका अपना रिजोल्यूशन है, उसका कानूनी तौर पर कोई बात नहीं है अदालत इसको मानने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूडान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों और राजनयिकों और साथ ही साथ दूतावास के कर्मचारियों को वहां से निकाल लिया है। सऊदी अरब ने भी अपने 155 नागरिकों को निकाला है, जिनमें से 3 भारतीय भी शामिल हैं। भारत सरकार सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। ईद के मौके पर 72 घंटे के सीज फायर के ऐलान के बावजूद सूडान आर्म फोर्स, एसएएफ और रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के बीच शनिवार को अब तक की सबसे भीषण लड़ाई हुई। हिंसा शुरू होने के बाद से ही भारत सरकार की चिंता सूडान में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारतीयों को
सुरक्षित निकालने की तैयारी के लिए भारत कई विकल्पों पर काम कर रहा है। भारतीय वायुसेना के 2 C-130J विमानों को जेद्दाह में तैनात रखा गया है और INS सुमेधा पोर्ट सूडान पहुंच चुका है। सऊदी अरब ने शनिवार को 12 देशों के जिन 66 नागरिकों को निकाला, उनमें 3 भारतीय हैं। सूडान में भारतीयों की तादाद 3 से 4 हजार बताई जा रही है। इनको जमीनी रास्ते से सुरक्षित इलाकों तक लाने के लिए भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस बाबत बैठक कर चुके हैं। भारत सरकार आपस में लड़ रही सूडानी सेना और पैरामिलिट्री फोर्स को भी इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश में है कि वो मानवीय आधार पर सुरक्षित रास्ता दे। भारत, सऊदी अरब, UAE, UK, इजिप्ट और अमेरिका के साथ साथ UN के भी संपर्क में है। सूडान में UN युद्ध विराम कराने की हर संभव कोशिश कर रहा है। जब तक युद्ध विराम नहीं होता, लोगों का बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। हमारी टीम सूडान में भारतीयों के संपर्क में है। सूडान में भारत का दूतावास खार्तूम एयरपोर्ट के ठीक सामने है, जो लड़ाई की सीधी जद में है। भारतीय राजनयिक दूतावास खाली कर खार्तूम के सुरक्षित ठिकानों से भारतीयों के संपर्क में हैं और उनको सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक सेफ पैसेज की समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक भारतीयों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा चुकी है। देखिए, जैसे कितने लोग हैं अभी हम सुरक्षा वजहों से नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हमारा दूतावास सबके साथ संपर्क में है। अभी स्थिति ऐसी है कि बाहर निकलना मुनासिब नहीं। इस बीच अमेरिकी सेना ने एक मिलिट्री ऑपरेशन कर अपने राजनयिकों और उनके परिजनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सूडान में अमेरिकी दूतावास बंद कर दिया गया है। सूडान में रहने वाले अमेरिकियों को हिदायत दी गई है कि जहां हैं वहीं रहें, घरों से बाहर न निकलें और खिड़कियों आदि से दूर रहें ताकि गोलीबारी की जद में न आएं। उन्हें अमेरिकी दूतावास आने के लिए भी मना किया गया है। खार्तूम में अनिश्चित सुरक्षा हालात और हवाई अड्डा बंद होने के चलते फिलहाल बचाव अभियान चलाना अमेरिकी सरकार के लिए संभव नहीं है। मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिकी नागरिकों के बचाव अभियान की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। सूडान की सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच सत्ता पर कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष की शुरुआत 14-15 अप्रैल को हुई। शांति स्थापना की अब तक की तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं और स्थिति में जल्द सुधार की उम्मीद नजर नहीं आ रही। एजेंसी रिपोर्ट के साथ नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।